हमें पढ़नी है केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्या उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब ये प्रॉपर्टीज़ किस कारण होती हैं और क्या क्या इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अब हमें इसमें पढ़ना है। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को करने के लिए ये जो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमने एक लिविंग टिश्यू लेना है, एक लिविंग टिश्यू जैसे एग्जांपल आप लीवर का पीस ले सकते हैं या फिर कोई वेजिटेबल का पील ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल का पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, लीवर पीस क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो एक बात बताओ, जो लीवर होता है वो आप जानते होंगे कि उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, लीवर सेल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो अगर हम कुछ पोर्शन या फिर कुछ सेल्स निकाल लेंगे लीवर की, तो उस पोर्शन में कुछ पीस निकाल लेंगे तो वो वापस रीजनरेट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो पागलपंती करके अपन हार्ट का पीस ले लें, तो हार्ट का पीस ले लेंगे तो हार्ट तो रीजनरेट करता नहीं, हार्ट सेल रीजनरेट करती नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा? लॉस हो जाएगा, बस आदमी नहीं रहेगा। तो लीवर पीस या फिर वेजिटेबल पील ले लेते हैं कोई, फिर उसको क्या करना होता है, हमें क्रश एंड ग्राइंड करना होता है। ठीक है, और क्रश एंड ग्राइंड विद द हेल्प ऑफ मोर्टर एंड पिस्टल। जो अपने घर में ओंकली होती है ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो अदरक कूटने के काम में, अदरक या फिर इनको क्रश करने के काम में ली जाती है। सो वो उनको मोर्टर पिस्टल यूज़ करके हम ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद में इस जो अपने पास ये इसके बाद में जो पेस्ट बनता है, इस पेस्ट को ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, क्या याद रखना, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COH है ना, इसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ मतलब ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब ये ऐड करने के बाद हमारे पास एक थिक स्लरी ऑब्टेन होती है, कुछ ऐसे पेस्ट टाइप की चीज़ ऑब्टेन होती है, थिक स्लरी ऑब्टेन होती है। अब ये जो थिक स्लरी होती है, इसको हम कॉटन या फिर चीज़ का एक क्लॉथ ले लेते हैं, उसके थ्रू पास कराते हैं। जैसे मान लो ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर के ऊपर मैंने लगा दिया एक कॉटन या फिर चीज़ क्लॉथ लगा दिया, इसके थ्रू मैंने इस थिक स्लरी को यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर मैं थिक स्लरी को डालूँगा, तो थिक स्लरी को डालने के बाद में इसमें से कुछ पोर्शन होगा वो तो छन करके नीचे इकट्ठा हो जाएगा इस बीकर में, और कुछ इसका पोर्शन ऐसा होगा जो चीज़ क्लॉथ या इस कॉटन क्लॉथ के ऊपर ही रह जाएगा। तो जो हिस्सा भाई साहब, जो हिस्सा यहाँ पर ऊपर रह जाता है, इसको हम रिटेंटेट बोलते हैं। जो हिस्सा ऊपर रह जाता है इसको हम रिटेंटेट बोलते हैं, और जो हिस्सा यहाँ पर नीचे फिल्टर होकर के इस बीकर में, इस कंटेनर में जमा हो जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो जब हमने इस चीज़ को छाना, तो हमारे पास इस थिक स्लरी को छाना, तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो गए। एक तो फिल्ट्रेट जो कि नीचे बीकर में डिपॉजिट हो गया, एक रिटेंटेट कहाँ? ऊपर चीज़ के लिए जो रह गया हिस्सा, जो छन करके नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बाइफरकेट करके लिख दिया है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, एक तो रिटेंटेट एंड सेकेंड वन इज़ फिल्ट्रेट। ओके, बात समझ में आती? जो फिल्ट्रेट होता है अपने पास, ये जो फिल्ट्रेट है, ये इसको हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक पेन यूज़ ले लेता हूँ इसको अच्छे से शो करने के लिए। ये जो फिल्ट्रेट है, इसको एसिड सॉल्युबल पूल भी बोला जाता है। मतलब इसमें जो हमें मतलब इसमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं, जो भी यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, सब्सटेंस मिलता है, ये एसिड सॉल्युबल होता है। इसलिए फिल्ट्रेट का जो पोर्शन होता है, इसको एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की, तो उनको इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। बोलो क्या हुआ? जब साइंटिस्ट ने इस फिल्ट्रेट की स्टडी की, तो उनको यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, यहाँ पर उनको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। और एक बात बताऊँ क्या तुम्हें, ये फिल्ट्रेट जो है, इसमें मोस्टली मॉलिक्यूल्स माइक्रो होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान में रखना, मैंने इसको अलग अलग कलर से नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास ये नोट्स अवेलेबल थे, इसलिए इनसे पढ़ रहे हैं हम। कोई नहीं, बट आप खुद इनको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा अलग अलग पेन से, ताकि अट्रैक्टिव, सुंदर लगे। सो फिल्ट्रेट है,
इसको क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले साइंटिस्ट को, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। देखो क्या लिखा हुआ है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था बायो मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको शायद बताया नहीं कि बायो मॉलिक्यूल क्या होता है। मतलब देखो, एक तो वर्ड है बायो, एक है मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट हो उनको बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक अलग तरीके से बोल दूं तो द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की साइज़ स्मॉल होती है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की साइज़ स्मॉल होती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट, ये याद रखने की बात है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है। डाल्टन क्या होता है, जैसे केजी होता है ना, वैसे मेजरमेंट की एक यूनिट होती है डाल्टन, ठीक है। सो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हमको फिल्ट्रेट में देखने को मिलते हैं। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रो छोटे साइज़ के होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक वेरी करता है, और ये सॉल्यूबल होते हैं। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कैसे होते, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, जनरली मोनोमर्स। और जनरली ये कैसे होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, किसी ना किसी चीज़ के मोनोमर्स होते हैं। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, जैसे जो चीज़ें फिल्ट्रेट में मिली वो थी वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस, अमाइनो एसिड्स, शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैंने क्या बोला अभी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। सॉल्युबल होते हैं इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और क्रिस्टलाइन मतलब ये क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं, और जनरली मोनोमर्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब ये जैसे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, अब आप इनको सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे, मिलाने की कोशिश करोगे तो घुल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और ये क्रिस्टलॉइड होते हैं, ठीक है। जनरली मोनोमर्स होते हैं। जनरली मोनोमर कैसे, देखो ये अमाइनो एसिड है तो ये प्रोटीन का मोनोमर हो गया, शुगर है कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर हो गया, न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर हो गया, है ना। तो जनरली मोनोमर्स हमें फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में मिलते हैं, ठीक बात है, ओके। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दिया, वाटर, सॉल्ट, मिनरल, आयंस, ठीक है। अब अगर तुम ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो ये वाटर है, ये सॉल्ट्स हैं, ये मिनरल हैं, ये आयंस हैं, ये क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये शुगर हैं। अब जो शुगर भी पता है आपको, शुगर भी 3 टाइप की होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब जैसे ये जो जैसे मोनोसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड है, इन दोनों को हम शुगर बोलते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट है, उसका मतलब उसकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोनोसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड को शुगर बोला जाता है, और ओलिगोसेकेराइड भी शुगर कहलाती है। मतलब ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड अलग से हो गए। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये क्या थे, इनऑर्गेनिक थे, ठीक है। अब हम चलते हैं रिटेंटेड पे। रिटेंटेड यानी जो पोर्शन ऊपर चीज़ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के ऊपर रह गया था वो पोर्शन। तो वो जो पोर्शन है उसको बोला जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। गौर से सुनना, ठीक है। देखो फिल्ट्रेट को बोला था एसिड सॉल्युबल, और रिटेंटेड ऊपर ही रह गया वो, है ना, ऊपर इकट्ठा मतलब पेस्ट रह गया ऊपर, उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल बोल दिया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोल दिया उसको, है ना। और फिल्ट्रेट में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते थे और रिटेंटेड में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। रिटेंटेड में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ध्यान रखना, रिटेंटेड में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अरे यार ये मैक्रो थे ना, ये बड़े थे, तो ये छन के नीचे नहीं आ पाए, ये ऊपर ही रह गए, ठीक है। इनकी साइज़ होती है लार्ज, नाम से पता चल रहा है मैक्रो तो साइज़ होती है इनकी लार्ज। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट 800 से लेकर के 1000 डाल्टन तक वेरी करता है। बोलो क्या,
इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 से लेकर के 1000 डाल्टन तक, मतलब 800 से लेकर के 1000 डाल्टन और 1000 से ऊपर, समझ रहे हो। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना था फिल्ट्रेट वालों का, 18 से लेकर 800 डाल्टन, और रिटेंटेड वालों का 800 डाल्टन से ज़्यादा, और ऑफ कोर्स 1000 तक होगा, 1000 से भी बहुत ज़्यादा होता है, 1000 से तो जनरली ज़्यादा होता है, ऐसे बोलते हैं कि 1000 डाल्टन से ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, और ये जो रिटेंटेड में जो होता है ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये जो इनमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सॉल्युबल थे, इन्होंने क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बनाया था, और ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जब भी आपको देखने को मिले जैसे प्रोटीन को आप पानी में सॉल्युबल करने की कोशिश करोगे, पानी में घोलने की कोशिश करोगे, नहीं घुलेगा। लिपिड तो पानी में घुलते ही नहीं है, वैसे भी देखा होगा ना, घी पानी में थोड़ी घुलता है ना। सो ये एग्जांपल्स हैं कि जो रिटेंटेड में सब्सटेंसेस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, समझ रहे हो, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये जनरली कैसे होते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। जैसे आपने देखा था यहाँ पर ये क्या थे, मोनोमर्स, जैसे अमाइनो एसिड है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है। वैसे यहाँ क्या होंगे, अमाइनो एसिड से प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, तो प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर बोलते हैं। जैसे हमने मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को शुगर बोला था, वैसे पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, लिपिड है हमारे पास, लिपिड। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ पर एक बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही ऐसे सोचने वाली बात है कि अगर मैं आपको ये बता दूँ कि लिपिड है, ये लिपिड है, ये है ना, ये लिपिड जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको कितना होता है। लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक ही होता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड नेवर एक्सीड्स 800 डाल्टन। और फिर भी आप सोचो 18 से लेकर 800 डाल्टन है, तो ये तो फिल्ट्रेट में होने चाहिए, फिर समझ रहे हो, ये तो फिल्ट्रेट में होने चाहिए। और रिटेंटेड में तो 1000 से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1000 डाल्टन से ज़्यादा जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होते हैं रिटेंटेड में। तो फिर ये लिपिड यहाँ पर कैसे आ गया, ये क्या चक्कर हुआ। तो देखो इसका एक रीज़न है। अच्छा, एक चीज़ और बोली जाती है इसके बारे में कि यहाँ पर जनरली पॉलीमर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो लिपिड है ना, ये लिपिड कभी पॉलीमर भी नहीं बनाता। लिपिड नेवर फॉर्म्स पॉलीमर, ये बात याद रखना, दोनों बातें लिपिड में भी काम आएंगी आपको, कि लिपिड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं बनाता, लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं बनाता। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है। फिर भी ये रिटेंटेड में है, क्यों, इसका रीज़न ये है कि लिपिड, आपको पता होगा कि जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, 52% और 40%, है ना। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये इसका सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है लिपिड, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल ऑर्गेनल, उनकी मेम्ब्रेन का पार्ट होता है लिपिड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वो थिक स्लरी बना रहे थे, मतलब जब क्या कर रहे थे, मोर्टर पिस्टल से उसको क्रश कर रहे थे, ग्राइंड कर रहे थे, तो प्रोबेबली क्या हुआ होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी क्रश हुई होंगी, यानी देखो ये लिपिड था, ठीक है। इसके क्या थे, अब टूट टूट के लिपिड इस मेम्ब्रेन की फॉर्म में था ना, तो जब ये मेम्ब्रेन टूटी तो इस मेम्ब्रेन के छोटे छोटे वेसिकल्स बन गए, छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स बन गए। जब ये मेम्ब्रेन टूटी, देखो आपको दिखाई नहीं, अरे यार, जब ये मेम्ब्रेन टूटी ना, तो इस मेम्ब्रेन के माइन्यूट वेसिकल्स बन गए। अरे यार, ये मेम्ब्रेन थी, जब मैंने इसको कूटा तो क्या हुआ, यहाँ से माइन्यूट वेसिकल्स बन गए। अब माइन्यूट वेसिकल्स जो थे, लिपिड तो इनमें ही प्रेजेंट था, इनकी साइज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा थी फिल्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, और इनकी साइज़ ज़्यादा थी, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था इनका। तो इसी कारण ये चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से जब छानने की बारी आई तो ये छन नहीं पाए बेचारे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये छन नहीं पाए, तो छन नहीं पाए तो ये कहाँ रह गए, ये रिटेंटेड में रह गए। इसलिए लिपिड को रिटेंटेड में या एसिड इनसॉल्युबल पूल में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, चलो अच्छी बात है। सो लिपिड की अगर बात की जाए तो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली
मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। मतलब लिपिड के बारे में ऐसे बोला जाता है कि लिपिड गलती से आया, यहाँ पे गलती से मतलब ये इस कारण आया, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो इस रिटेंटेड में तो जनरली यार अपने पॉलीमर्स होते हैं और इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो लिपिड तो यार इस श्रेणी का है ही नहीं, लिपिड तो एक्चुअली होना यहाँ चाहिए था। तो लिपिड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये जो लिपिड है इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, समझ में आया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो अच्छी बात है। अब एक मेरे को एक बात बतानी है। कुछ आपने एक टर्म सुनी होगी मिनरल, ये भी मैंने ऊपर नोट कर रखा है क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं होता बहुत लोगों को। जैसे मिनरल है, तो मिनरल क्या होता है? जो चीज़ जो हम सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। मिनरल क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस हम सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, जो एलिमेंट्स हम सॉइल से ऑब्टेन करते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं, है ना। और मिनरल बोलते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हमारी। उसके बाद में ये नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन को पार्शियल मिनरल बोला जाता है। ध्यान में रखना, नाइट्रोजन को पार्शियल मिनरल बोला जाता है। क्यों? बिकॉज मेन रिजर्वियर जो नाइट्रोजन का होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। ये आपको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज पार्शियल मिनरल, या फिर नाइट्रोजन को पार्शियल मिनरल क्यों बोलते हैं, या ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि नाइट्रोजन है इसको पार्शियल मिनरल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका मेन रिजर्वियर जो है वो एटमॉस्फेयर है, सॉइल नहीं है। मिनरल तो वो होते हैं जो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं हम, है ना। तो नाइट्रोजन तो मेनली कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर मिलता है, इसलिए कंप्लीटली मिनरल नहीं, इसको पार्शियल मिनरल बोला जाता है। ओके चलो अच्छी बात है। अब यार ये देखा गया था कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें ऐसा नहीं कि केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है, केवल उसके अंदर ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक ही प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमें कैसे पता चला? देखो इस एक्सपेरिमेंट से, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल्स या फिर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको ऐश एनालिसिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। तो देखो, इसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या फिर इसको ऐश एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या फिर इसको ऐश एनालिसिस बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि हमारे पास एक, जैसे ये फ्रेश मतलब फ्रेश वेट लिया, वेट वेट जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो एक पेड़ से लीफ को तोड़ लिया, तो जब भी हम मतलब जैसे पेड़ से लीफ तोड़ी तो उसके अंदर क्या है? वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब वाटर तो प्रेजेंट है उसमें, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम वेट वेट, वेट यानी गीला, वेट वेट या फिर फ्रेश वेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें करना क्या होता है? फिर हमें उसको ड्राई करना होता है। थोड़ा सा हीट करके क्या करेंगे? हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करते समय वाटर तो बाहर निकल जाएगा। अब वाटर बाहर निकल गया तो उसको ड्राई वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ड्राई वेट कहा जाता है। मतलब अभी ये लीफ अगर तुम विदाउट वाटर यानी एक सूखी लीफ लोगे तो वो वेट वेट हो जाएगा, वाटर का अमाउंट उसमें है नहीं, ठीक है। अब ड्राई वेट करने के बाद में यहाँ इसकी मतलब छोड़ी नहीं जाती, इसको नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे, और भी इसके साथ हमें मतलब दुष्कर्म करना है। और क्या करना है? अब इसको बर्न करना है, इसको जलाना है, इसको जला देना है। सो इसको जलाने के बाद जब तुम इसको जलाओगे तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन मतलब कार्बन और वाटर CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में एवोपरेट हो जाएंगे। जब तुम इसको जलाओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में निकल लेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल गए, वाटर निकल गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बचेगी ऐश, राख, ऐश बचेगी हमारे पास। ये ऐश जो है, जब इसका लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया, जब इसका मतलब साइंटिस्ट ने एनालाइज किया इसको, तो उन्हें यहाँ पर 34 यूनिवर्सल एलिमेंट्स मिले। मतलब उनको क्या मिला?
मेनली यहाँ पर कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले यहाँ पर इस ऐश में, ठीक है। अब ऐसे करके जो टोटल यूनिवर्स में जितनी भी कंपाउंड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर आपको पता है 34 यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं जो सब में प्रेजेंट होते हैं। 34 होते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट्स जो सब में प्रेजेंट होते हैं। ऐश में मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला, यहाँ पर ऐश में मेनली कैल्शियम मैग्नीशियम मिला। सो इन प्रोटोप्लाज्म अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑल्सो फाउंड, जैसे वाटर होगा, जैसे मतलब मान लो सॉल्ट्स, आयंस, एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम वर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। तो इनको क्या मिला यहाँ पर मैं ये बताता हूँ आपको, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम K+, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ये इनऑर्गेनिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें इनको यहाँ पर ऐश में मिली, ठीक है। फिल्ट्रेट में इनको मिली, ऐश में इनको फिल्ट्रेट में इनको जो इनऑर्गेनिक चीज़ें मिली मैं उनको बता रहा हूँ, वो ये थे, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, NaCl सॉल्ट है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, PaO4 3- फॉस्फेट और सल्फेट आयंस, ठीक है। तो क्या मिला आप यहीं पे याद कर लेंगे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर या फिर NaCl, CaCO3, फॉस्फेट, सल्फेट आयंस, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और एक्सटेंड करके बताना चाहूँगा। जैसे ये Na+ आयन है, इसका एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, ये मैक्सिमम प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ECF का मतलब है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो सोडियम है वो सोडियम का मैक्सिमम अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, यानी जो सेल है उसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और पोटेशियम मेनली इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम आयंस कहाँ होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराते हैं। और जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम आयंस क्या करते हैं, इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वो कंडक्टिविटी जो होती है सेल के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, आप नर्व उसमें मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। और मैग्नीशियम आयंस Mg+2, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मैग्नीशियम+2 एक्टिवेटर का काम करता है। सो Mg+2 एक्ट एज एक्टिवेटर इन मैनी एंजाइम्स, ठीक है। अगली बात, सो ये मेन यूज़ थे कुछ आपको जो पता होने ज़रूरी थे, ओके। अब मैं आपको ये जो इधर बॉक्स बना हुआ है इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन, कि प्रोटोप्लाज्म में कितना % क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले वाटर, सबसे पहले पानी, जल, ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पानी होता है यार, मतलब 70 to 90% मोस्ट अबंडेंट। और पानी क्या होता है, इनऑर्गेनिक, वाटर इज इनऑर्गेनिक। तो वाटर कवर करता है प्रोटोप्लाज्म का 70 to 90%। और वाटर इज, तो हम क्या बोल सकते हैं, वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म या सेल इज वाटर, समझ रहे हो। और अगर तुमसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, तो वो है वाटर, इनऑर्गेनिक। प्रोटीन 10 से 15% होता है, ये डाटा आपको याद करना है, NCERT का है। प्रोटीन 10 से 15% होता है। और प्रोटीन होता क्या है, ऑर्गेनिक होता है। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक होता है और 10 से 15% होता है। तो यहाँ नीचे देखना, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट है वो प्रोटीन ही है। तो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन सेल इज प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक इज वाटर। मोस्ट अबंडेंट अकेला पूछ ले तो वाटर, क्योंकि 70 to 90% है। प्रोटीन कितना है, बोलो 10 से 15% है। अरे यार मुझे तो न्यूक्लिक एसिड बता दे कितना है, चलो लिखाओ सामने, 5 से 7%। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% ही प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और आयंस 1%।
आयंस कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं? 1% ही प्रेजेंट होते हैं। और ये आयंस सॉल्ट्स, और आयंस क्या होते हैं? सॉल्ट्स, इसके साथ मिनरल्स भी, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ शो किए, ये आयंस मिनरल, यानी ये इनऑर्गेनिक पार्ट, ये वाले जो हैं सारे आयंस, ये केवल 1%, यानी ये जो इधर लिख रखा है ना डब्बा, ये केवल 1% ही पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। सो आप इन दोनों को याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर एक टेक्निक काम में ली जाती है, वो होती है एनालिटिकल टेक्निक काम में ली जाती है। वो क्या होता है? देखो, सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन के बाद क्या किया जाता है? उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। आइसोलेशन देन उसका प्यूरिफिकेशन करने के बाद किसी भी कंपाउंड का क्या पता चल जाता है? उसकी केमिकल कंपोजिशन पता चल जाती है प्रोटोप्लाज्म की, मतलब प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन पता चल जाती है, और उस कंपाउंड का प्रोबेबल स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है। समझ रहे हो? देखो, ये एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेक्निक। इस एनालिटिकल टेक्निक में क्या करते हैं, कोई भी ऐसा हमें, मान लो कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसका हमें केमिकल कंपोजिशन पता लगाना हो, या हमें उसकी स्ट्रक्चर पता लगानी हो कि वो प्रोबेबली कैसा दिखेगा, ठीक है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बोल सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता लगानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आइसोलेट करते हैं, फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं, फिर हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम उसका केमिकल कंपोजिशन और उसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगा लेते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में इतना ही जानने की ज़रूरत है। उसके बाद में एलिमेंटल एनालिसिस। क्या तुम्हें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो एलिमेंट्स, जो मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि जो एलिमेंट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो आपको सेम वो एलिमेंट्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे, या मैं बोल दूं कि अर्थ क्रस्ट में आपको जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स, स्पेसिफिकली एलिमेंट्स जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपको लिविंग टिश्यू में भी मिल जाएंगे। तो देखो, जैसे मान लो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने इधर तो एलिमेंट्स लिख दिए ये, और फिर उसके बाद में इधर लिखा कि अर्थ क्रस्ट में इनका कितना पार्ट प्रेजेंट है, और फिर लिख दिया हमने कि लिविंग टिश्यू में इनका कितना पार्ट प्रेजेंट है। जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन अर्थ क्रस्ट, ये डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कई चीज़ें जो आपको याद करनी है वो अभी बताऊंगा मैं। जैसे कार्बन है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.14 होता है परसेंट, और यहाँ पर 0.5, मतलब इसका अमाउंट है जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में 0.5 है, अर्थ क्रस्ट में 0.14 है। हाइड्रोजन 0.03, लिविंग टिश्यू में 18.5, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 0.03, 18.5, ऑक्सीजन 46.6 और 65.0। देख लो, ऑक्सीजन ज़्यादा किस में है? लिविंग टिश्यू में। हाइड्रोजन ज़्यादा किस में है? 18.5 लिविंग टिश्यू में। कार्बन ज़्यादा किस में? ये तो 0.14 है और ये 0.5 है। ध्यान में रखना, कई लोग बोलेंगे ये 14 है, ये 5 है, ना, ये 0.5 ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो, अर्थ क्रस्ट से कितने ज़्यादा प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू के अंदर, ठीक है। ये नॉन मिनरल कंपाउंड्स, ये नॉन मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, ये मिनरल्स नहीं होते, नॉन मिनरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम होती है, लेकिन लिविंग टिश्यू में 3.3% होती है, 3.3, और सल्फर 0.03। आप ये सारी चीज़ें अच्छे से आराम से देख लेंगे, पूरे डाटा को एनालाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी में भी ये टेबल दे रखी है, देखो पेज नंबर 143 पर ऊपर टॉप में, ठीक है। यहाँ से जो बातें पता चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, CHONS, कॉन्स ऐसे याद कर लो, CHON कॉन एस, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली इन एलिमेंट्स से बनते हैं, है ना। तो ये चारों के चारों, ये 5 क्या हैं? कॉनेस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और उसके बाद में जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये हैं, इनमें से ये क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक हैं। ये कैसे हैं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
अब हम बात करें, ये देखो ज़रा, कैल्शियम, इन चारों में से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम कैल्शियम ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है। कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट मिनरल है। जैसे मान लो कंपेयर करो कि सोडियम इनऑर्गेनिक है या मिनरल है, ये लिविंग टिश्यू में 0.2 है, कैल्शियम 1.5 है, मैग्नीशियम 0.1 है और सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। यानी ये जितने के जितने ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये इनऑर्गेनिक, इनमें से सबसे ज़्यादा कैल्शियम है जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। यानी इनमें से कैल्शियम सबसे ज़्यादा लिविंग में प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा लिविंग में होता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इन सब में से अगर हम लिविंग्स में ही कंपेयर करें कि भाई सोडियम ज़्यादा है लिविंग में या कैल्शियम ज़्यादा है मैग्नीशियम, तो हम बोलेंगे कि इन सब के कंपैरिजन में ये कैल्शियम ज़्यादा है, ये 1.5, बाकी सब छोटे छोटे हैं, ठीक है। और बाकी अगर अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू में कंपेयर करें तो फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ज़्यादा है इनऑर्गेनिक वाले, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ऊपर वाले जो भी ऑर्गेनिक वाले हैं ना, ये ऑर्गेनिक वाले तो लिविंग टिश्यू में ज़्यादा हैं और इनऑर्गेनिक वाले अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा हैं, ठीक है। यही फ़र्क होता है कि मतलब यही डिफरेंस होता है कि भाई वही एलिमेंट्स तो हम में भी हैं और वही उसमें, तो उनका अमाउंट कम ज़्यादा होता है, ठीक है, जो बहुत सारी डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 65.0 ये लिविंग टिश्यू में ऑक्सीजन का अमाउंट है। सो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखो मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन एनिमल टिश्यू कौन है? कैल्शियम। मोस्ट अबंडेंट मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू ये कौन है? कैल्शियम। और ऑर्गेनिक में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और लीस्ट अबंडेंट पूछे तो लीस्ट अबंडेंट है लिविंग टिश्यू में सिलिकन। सिलिकन देखो नेग्लिजिबल, बाकी का कुछ अमाउंट है, सिलिकन नेग्लिजिबल होता है, तो सिलिकन इज लीस्ट अबंडेंट या मैं बोल दूँ इन मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक्स एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू ऑक्सीजन, लीस्ट अबंडेंट सिलिकन और मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन लिविंग टिश्यू दैट इज 1.5 कौन सा है? कैल्शियम है। ओके, ये सारे CONS CHONS ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये इनऑर्गेनिक के नीचे वाले। ओके, खत्म। हाँ, एक बात 2-3 और बच गई यहाँ पर। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पार्शियल मिनरल बोला जाता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि भाई ये इसका मोस्ट अमाउंट जो है वो कहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ये जो CHO ये सारे क्या है? नॉन मिनरल हैं। CHO है ये क्या है? नॉन मिनरल, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये नॉन मिनरल हैं, ये मिनरल्स नहीं हैं, ठीक है। अब जो भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं हमें प्रोटोप्लाज्म में, इनकी थोड़ी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने तीर मार के लिखा है वाटर, सबसे पहले लिख दिया है ऊपर ऊपर, क्या है ये? वाटर है। अभी जो वाटर है ना बेटा, ये वाटर के बारे में कुछ पॉइंट्स देखो तुम। वाटर 95% वाटर तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है और 5% बॉन्डेड फॉर्म में होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर 95% वाटर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही घूमता रहता है। और 5% बॉन्डेड यानी किसी ना किसी कंपाउंड में होता है, किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है 5% वाटर, ठीक है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर एक पोलर टाइप का सॉल्वेंट है, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया ही गया होगा, पता ही होगा, आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और इट प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। अच्छा, अब यार तुम्हें पता है क्या, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती हैं, एंजाइम्स अपना काम करते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, चीज़ें बनाते हैं, रिएक्शंस करते हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? इसलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि पानी प्रेजेंट है सेल के अंदर। अगर सेल में वाटर नहीं होगा ना तो ये प्रोसेसेस नहीं होंगी। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये मैदान देता है खेलने के लिए, ये पानी खेलने के लिए मैदान देता है। प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, ठीक है भाई साहब,
ख़त्म बात। उसके बाद में एडेशन, कोहेशन। अच्छा ये तुम ये पूछ रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, सीड डोरमेंट हो जाता है तो ये, अच्छा तुम ये बोलते होंगे कि सीड है भाई साहब, सीड कैसे सरवाइव कर जाता है, उसके पास तो पानी ही नहीं होता, वो डोरमेंट सीड जब मतलब आप उसको स्टोर करके रखते हैं तो उस दौरान कैसे उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। देखो सीड जो होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है जब वो अलग होता है तो, और वो अपनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बहुत कम कर लेता है और बाकी उसके अंदर वाटर स्टोर फॉर्म में थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, बची कुची कुछ मेटाबॉलिज्म करने के लिए, बाकी वो अपने को डोरमेंसी में ले जाता है, ठीक है, खुद को। उसके बाद में वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन। एडहेशन कोहेशन मतलब ये जैसे मतलब खुद ही खुद के साथ जुड़ना, मतलब सिमिलर वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनमें जो फोर्सेस होती हैं एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, वो दो मॉलिक्यूल्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस, एडहेशन, कोहेशन, अट्रैक्शन, रिपल्शन जैसा कुछ। और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक वाटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सरफेस टेंशन वगैरह, अरे यार मतलब जैसे अब मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा फिजिक्स का काम हो जाएगा, तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से चैप्टर आएगा क्लास 11 में फिजिक्स में, उसमें आपको आराम से सर बताएंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या पूरा टॉपिक है वहाँ पर। तो सरफेस टेंशन ये काम कहाँ आती है वाटर की, ये जो प्रॉपर्टी है ये असेंट ऑफ सैप में काम आती है। ये जो सारी प्रॉपर्टी ना, एडेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन और सॉरी यही प्रॉपर्टीज़ ये कहाँ काम आती है, असेंट ऑफ सैप में काम आती है। जब खाना और पानी प्लांट में रूट से, लीफ से मतलब ऊपर नीचे जाता है, जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रेवल करता है, तब वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही काम आती हैं, बहुत तो ज़्यादा। एक वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है ना, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होता है कि ये रेजिस्ट करता है टेम्परेचर में फ्लैक्चुएशन को। मतलब ये देखना कि जैसे समुद्र होते हैं तो उनके अंदर दिन में इतनी जल्दी पानी गर्म नहीं होता और शाम के टाइम पर ज़्यादा गर्म होता है। क्यों, मतलब मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार आपने पानी को गर्म कर दिया, अब ऐसे नहीं है 2 मिनट में जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन रेजिस्ट करता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, समझ रहे हो। एज ए कंपेयर, वो आपने छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि शाम के टाइम पर पानी तो गर्म होता है और सॉइल होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, बीच के एरिया में, बीच जो होते हैं वहाँ पर। और दिन में ये होता है कि दिन में सॉइल गर्म होती है धूप के टाइम पर और पानी ठंडा होता है। ये क्या चक्कर है, वो ये चक्कर है कि पानी को पूरे को गर्म होने में टाइम लगता है, तो शाम को जब तक सूरज जाएगा तब तक पानी तो गर्म हो जाता है, इतना टाइम लगता है उसको गर्म होने में, लेकिन सॉइल जो होता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा नहीं होती, वो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन उसमें आराम से हो जाते हैं, सॉइल जल्दी से ठंडी हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाती है, ठीक है, ओके, ये बात थी। और वाटर जो होता है वो स्टोमेटल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है उसमें भी हेल्प करता है। यार पानी अंदर आता है, पानी स्टोमेटा के अंदर आता है गार्ड सेल्स में, तो वो टर्जिड हो जाती हैं, वरना वो फ्लैशिड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, वरना फूल जाती हैं, तब तो स्टोमेटा खुल जाएगा पानी के आने से, पानी चला गया तो इसका मतलब स्टोमेटा बंद हो गया, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट में। अच्छा, ये वाटर के साथ साथ एक आयन होता है जो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, पोटेशियम आयन, के पॉजिटिव, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने में, या हम बोल सकते हैं स्टोमेटल मूवमेंट में। आपको वहाँ पर बताया जाएगी पोटेशियम सोडियम मैलेट थ्योरी, है ना, ये आपको पढ़ाई जाएगी वहाँ पर कि भाई स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, क्या मैकेनिज्म होती है स्टोमेटल मूवमेंट। के पॉजिटिव आयन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के साथ साथ टर्जर प्रेशर मेंटेन करता है। अच्छा, वाटर वेरियस प्लांट मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कई प्लांट्स होते हैं, जैसे ये आपने सुना होगा टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट, तो इसमें आपको पता ही होगा कि भाई यार जब उसमें वाटर प्रेजेंट होता है लीव्स में, तब तो वो एकदम अपनी फ्री स्टेट में होता है, जब हम उसको टच करते हैं तो वाटर पीछे की तरफ जाता है, मतलब वाटर लीव से गायब हो जाता है, तो वो मुरझा जाती है, पीछे की तरफ हो जाती है। सेल की शेप मेंटेन करता है, सेल्स की शेप मेंटेन करता है, सेल्स की शेप होती है किस वजह से होती है, पानी भरा होता है यार, जैसे गुब्बारे में पानी भर देते हैं उस टाइप से। और वाटर जैसे सोल फॉर्म है, जेल फॉर्म है प्रोटोप्लाज्म की, तो सोल में वाटर ज़्यादा होता है, लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होता है, जेल में कम होता है, तो वाटर की वजह से ही देख लो ये सोल और जेल फॉर्म बन रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, अगर हम वाटर इससे रिमूव कर लें तो इसमें डाल दें तो ये सोल बन जाती है, बस यही की बात है।
अगले नंबर पे मैंने लिखा हुआ है मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स के अंदर हमें कौन से मिले थे? CHONPS, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 मिनरल्स लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? कॉन, CHON, कॉन, PS, कॉन PS, कॉन PS, कॉन PS। ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? CHONPS, ओके, ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमें मिनरल्स में मिलते हैं। और एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, जैसे एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम जैसे मिनरल। अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिले हैं इनके फंक्शंस देख रहे हैं। जैसे मिनरल्स मिले तो मिनरल्स में ये क्या हैं? ये मिनरल्स ही तो हैं। ये इनको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। और एक जैसे अपने पास मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन ये भी मिनरल है। ये क्या करता है? ये एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, इट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। और मैग्नीशियम साथ साथ में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और मैग्नीशियम सॉल्ट लिंकेज बनाता है एक चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट लिंकेज। ये सॉल्ट लिंकेज क्या क्या करता है? ये राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है ना आपने कहीं ना कहीं सुना होगा 50S, 30S, 70S, 80S, ये सब इनको बाइंड करने में काम आता है। जैसे 70 30 को बाइंड कर रहा है, 50 30 को बाइंड, 50 40 ऐसे इन जो सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम की उनको बाइंड करने में काम आता है सॉल्ट लिंकेज। ये कौन बनाता है? मैग्नीशियम आयन बनाता है, Mg+2। दूसरा काम सॉल्ट लिंकेज का, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ने में मदद करता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ने में मदद करता है। और ये प्रोटीन्स को जोड़ने में मदद, प्रोटीन को कैसे? जैसे अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, वैसे प्रोटीन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन को भी जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ही जैसे एक और एलिमेंट होता है कॉपर, Cu प्रेजेंट होता है टायरोसिनेज एंजाइम में। Cu प्रेजेंट होता है किस में बोलो? टायरोसिनेज एंजाइम में। Cu किस में प्रेजेंट होता है? टायरोसिनेज एंजाइम में। याद रखने की बात, कैटायन एनाइन बैलेंस कंडक्टिविटी, जैसे ये पोटेशियम और सोडियम आयंस हैं, ये क्या करते हैं? ये बॉडी में कैटायन एनाइन का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं और कंडक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी मैंने बोला था आपको, वो काम करते हैं। जैसे कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आयन क्या करते हैं? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा चलो रिवीजन कर लो। ऐसे देखो, मैग्नीशियम आयन क्या काम करते हैं? मैग्नीशियम आयन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में होते हैं और ये सॉल्ट लिंकेज फॉर्म करते हैं। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ता है, जो प्रोटीन्स को जोड़ता है, जो राइबोसोम की सब यूनिट्स को जोड़ता है, और ये एक्चुअली एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम भी होते हैं, ओके। उसके बाद में हमें प्रोटोप्लाज्म में कुछ गैसेस भी मिलती हैं। गैसेस का आपको याद रखना है, जैसे मेनली सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी CO2, उससे कम O2, उससे कम N2, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। CO2, O2 और N2। देखो CO2 हम बाहर निकालते हैं, लेकिन ये देखो सबसे ज़्यादा है। गैसेस कम अमाउंट में होती हैं, बहुत कम अमाउंट में होती हैं, लेकिन होती हैं। और होती हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा CO2 है, उससे कम O2 है और उससे कम N2 है। सबसे ज़्यादा CON, कौन? पहले हमने ये ट्रिक बनाई थी CHONPS, तो वैसे ये कौन? CON। उसके बाद में अगला फंक्शन, बहुत देर हो गया बोलते हुए, अगला फंक्शन एसिड और बेस, सॉरी फंक्शन क्या है अगले पे नंबर पे, एसिड और बेसिस भी आपको देखने को मिलते हैं। एसिड और बेस कैसे? टू मेंटेन pH ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एसिड और बेस क्या करते हैं? दे मेंटेन द pH ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। और जैसे एग्जांपल हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट प्रोटोप्लाज्म में मिलता है H2CO3, ये हमारे पास SCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी। जैसे मान लो H3PO4 है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2PO4 नेगेटिव में, ये कन्वर्ट हो जाता है H, एक और H डोनेट कर देगा तो ये HPO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये रिएक्शंस चलती हैं जब हमें बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो pH का मेंटेन करना होता है। तो ज़्यादा सोचना विचना नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या भी करते हैं, एसिड बेस को मेंटेन करके रखते हैं, pH को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी में, ठीक है। अब आगे हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स जिनको बोलते हैं,
तुम्हें पता है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑल दोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। और तुम्हें बता दूं जानकारी के लिए, बायोमोलिक्यूल को मेटाबोलाइट भी बोला जाता है। मेटाबोलाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेते हैं, उसके इनिशियल कंपाउंड्स मतलब इनके साथ मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए इनको मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। मेटाबोलाइट्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं देखो क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में बोलूँ तो देयर फंक्शन आर वेल नोन, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो वेल नोन होते हैं, फंक्शंस वेल नोन होते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनका फंक्शन हमें पता हो, हमें ये पता हो कि भाई साहब ये बॉडी में ये काम करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में इसका काम ये है। तो ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी में, एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में हमें ये पता हो कि भाई ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, ये ऐसा सा काम करता है बॉडी में, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। एनिमल सेल में एग्जाम्पल मैक्रो एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल। अब अपने जो मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन हमने पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये क्या है? सारे के सारे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनके फंक्शंस हमें पता है कि ये क्या काम करते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करता है। अमाइनो एसिड क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड, हमें पता है इन चीज़ों का। बोले सर हमें तो नहीं पता, तुम्हें पता चल जाएगा, इनको डिटेल में पढ़ना है हमें 1 बाय 1, यही तो चैप्टर है। एक वीडियो आएगा कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का आएगा, एक लिपिड का आएगा, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का आएगा, ठीक है। अब दूसरे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या चिरांद है भाई? सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं कि इन सेल्स ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, इन सेल्स ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल रोल्स आर नॉट आइडेंटिफाइड। मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया या प्लांट्स की सेल्स में जिनके फंक्शंस आइडेंटिफाइड नहीं होते, हमें पता नहीं है कि उनके फंक्शंस क्या हैं। स्पेशली यहाँ पर एनिमल सेल नहीं बोला, यहाँ पर बोला फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल सेल जिनके हमें फंक्शन नहीं पता, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके फंक्शन हमें, मतलब वो फंक्शन नहीं पता जो ये जिस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान ले कोई एक केमिकल है ए, वो बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट है, हमें ये नहीं पता कि वो बैक्टीरिया में क्या काम करता है, लेकिन उसको हम ह्यूमन वेलफेयर या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी उसका उस बॉडी में हमें पता नहीं पता कि उस बॉडी में वो बना है तो वहाँ पर उसका क्या काम है, लेकिन हमें ये पता है कि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल है, वो इकोलॉजिकली उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। जैसे एग्जांपल हम गम यूज़ करते हैं, रबर यूज़ करते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है, प्लांट्स वगैरह से। हमें ये नहीं पता कि प्लांट ने उनको क्यों बनाया होगा, रबर का क्या काम होता है प्लांट में, गम का क्या काम होता है, स्पीशीज़ हैं, मसाले हैं, लेकिन हम हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए काम में आते हैं, ठीक है। अब मेटाबोलाइट या बायोमोलिक्यूल भी इस टाइप से दो टाइप के होते हैं ना, एक तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं, एक मैक्रो होते हैं। माइक्रो बायोमोलिक्यूल कौन से होते हैं? एक तो जैसे शुगर्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, लिपिड, छोटे। अब इनका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे प्रोटीन बन गया अमाइनो एसिड से, जैसे लिपिड बन गए, न्यूक्लिक एसिड, अच्छा लिपिड तो सॉरी इसमें आ जाता है ना, लिपिड किस में आता है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आता है। हाँ, वहाँ पे रिटेंटेड में मिला था अपन को, किस में? रिटेंटेड में मिला था, लेकिन ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। जैसे पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, अपनी एनसीईआरटी में क्या है, एक टेबल दी गई है, आपको दिखा नहीं होगा सॉरी, आप अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, वो है टेबल ये वाली, ठीक है। ये कहाँ दे रखी है, मैं आपको अगर स्पेसिफिकली खोल के बताऊँ तो अपने पेज नंबर 146, ये देखो पेज नंबर 146 पर हमें ये टेबल यहाँ पर दी गई है। ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं नीट में काफ़ी, और आ भी सकते हैं भाई, क्या भरोसा। तो देखो ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कुछ पिगमेंट्स हैं, जैसे कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन,
याद कर लें, एकदम रटना है इसको। पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के लिए एक और स्पेशल बात, एंथोसाइनिन आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, तो आपको आंसर करना था एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड, एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन। मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन ये एल्कलॉइड्स हैं। टर्पीन्स, मोनोटर्पिन, डाईटर्पिन, ट्राईटर्पिन, ठीक है। ये टर्पीन्स होती हैं, ये एज ए इंसेक्टिसाइड काम में ली जाती हैं। हमें ये नहीं पता कि प्लांट में इसका क्या होता है, लेकिन एज दीज आर यूज एज इंसेक्टिसाइड फॉर एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। टर्पीन्स, मोनोटर्पिन ये होगी। टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन। टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन। लेक्टिन्स, कॉनकेनाविलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। विनब्लास्टिन पता है ये एंटी कैंसर ड्रग होता है, कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है। उसके बाद में असेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल। और भी इसके साथ कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह काम करते हैं, जैसे रबर है, गम है, सेल्यूलोज है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा एक कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड, और एक वीडियो आएगा लिपिड पर बेस्ड, और एक आएगा प्रोटीन पर बेस्ड। प्रोटीन के एक्चुअली 2 वीडियोस बन जाएंगे, शायद उनके भी 2-2 बने, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और बहुत लंबा हो जाता है, घंटे से भी ज़्यादा। और उसके बाद में हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड का भी वीडियो आएगा, उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, अगले वीडियोस भी देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे मैटर को एनसीईआरटी प्लस बाहर से जो भी चीज़ें हैं थोड़ी मोटी, इनको कंडेंस करके एक फॉर्म में लिख करके आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, किसी चीज़ का गम मत लो, डोंट डिप्रेस योर सेल्फ, किसी की मत सुनो, सबकी सुनो, करो अपनी मन की। सो बस बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है, बाय।